नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। शांति होगी या सर्वनाश होगा, आज इस्लामाबाद में ये तय हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता होने वाली है, जिसमें दोनों देशों के दिग्गज प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल हैं। ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ अलग अलग बैठकें करेंगे और इस दौरान वो शांति वार्ता की मध्यस्थता कर रहे हैं, पाकिस्तान के सामने अपनी अपनी शर्तों को रखेंगे। इसके बाद ईरानी और अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में डायरेक्ट बातचीत करेंगे। अब सवाल यह है कि जो ईरान और अमेरिका की शर्तें हैं उससे मानने के लिए दोनों तैयार नहीं, फिर सीज फायर का क्या होगा। सबसे पहले आपको अमेरिका और ईरान की शर्तें दिखाते हैं, फिर चर्चा भी करेंगे कि आखिर आने वाले समय में क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि लगातार इस बीच बदलती तस्वीरें नजर आ रही है। हार्मुज को लेकर तनातनी भी बनी हुई है। शर्तें बता रहे हैं, ईरान की शर्तें हार्मुज पर पूरा टोल लगेगा, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, यानी कि अमेरिका कह रहा है कि हार्मुज पर कोई भी टोल नहीं देंगे, यानी कि टैक्स नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो शर्त ईरान की तरफ से रखी गई उन शर्त को अमेरिका मानने से सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर अटैक बंद हो। जाहिर तौर पर इजराइल लगातार लेबनान को अटैक निशाना बना रहे हैं। अब तक वहां पर 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो अमेरिका का कहना है कि लेबनान सीज फायर से बाहर है और लेबनान उन शर्तों में नहीं आता है। साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने इससे इनकार कर दिया है, यानी कि जो शर्तें ईरान की तरफ से रखी जा रही है उसको खारिज अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। परमाणु कार्यक्रम हम करेंगे, ईरान ने अपना रुख फिर से स्पष्ट किया है। साफ तौर पर कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है हमारा बंद नहीं होगा। तो अमेरिका ने कहा कि पूरा यूरेनियम एनरिचमेंट चाहिए हमें, उस पर अमेरिका का कब्जा होगा, इसके लिए ईरान तैयार नहीं है। तो कई ऐसी शर्तें हैं जिसको ईरान की तरफ से रखा गया है। 10 बुलेट पॉइंट्स रखे गए हैं जिसको मानने से इनकार अमेरिका ने किया। बैलिस्टिक मिसाइल बनाएंगे, ईरान ने कहा। ईरान ने इसके पीछे हवाला दिया कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम ये कदम उठाएंगे। अमेरिका कह रहा है बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बंद करो। साफ तौर पर एक बार फिर से ईरान को चिताया अमेरिका ने और कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल आप नहीं बना सकते हैं। इसके पीछे अमेरिका के अलग तर्क है, लेकिन ईरान जो है अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठा रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की बात ईरान की तरफ से की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी, जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत होगी उससे क्या समस्या का समाधान निकलता है या नहीं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान अमेरिका के बीच शांति वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर। इस्लामाबाद में 2 दिन तक चल सकती है ये बातचीत। आपको बता दें कि एकाएक करके डेलीगेशन जो है शहबाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं। अपने अपने शर्तों को अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सामने रखा जा रहा है, उनके समक्ष रखा जा रहा है। उसके बाद जो है हो सकता है दोनों को एक टेबल पर बिठाया जाए, लेकिन जब एकाएक करके बातचीत होगी उससे भी कुछ हद तक तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ईरान क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है। तो आपको बता दें कि तकरीबन 2 दिन तक ये बातचीत हो सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस वहां पर मौजूद हैं और ईरान की तरफ से गालिबाफ मौजूद है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची भी मौजूद है, यानी कि एक पूरा डेलीगेशन जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। बातचीत का दौर लगातार जारी है, एकाएक करके ये मीटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, उनसे डेलीगेशन एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं। फिलहाल अपनी अपनी शर्तों को रखा जा रहा है। ईरान की क्या परेशानी है, ईरान की क्या शर्तें हैं, वो पहले पीएम के सामने रखी जा रही है। उसके बाद अमेरिका अपना रुख बिल्कुल रखेगा और हो सकता है उसके बाद वन टेबल टॉक की उम्मीदें जग जाएगी। वन टेबल टॉक पर बातचीत होगी, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या निकलकर इसमें सामने आता है। जब ईरान अपने 10 पॉइंट्स को रखेगा तो उसमें से सबसे पहला पॉइंट यह है कि लेबनान पर हमला बंद होना चाहिए। इसी पर चर्चा करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संजय खन्ना डिफेंस एक्सपर्ट है, मलिका पांडे विदेश मामलों की जानकार, अहमद अब्बास वरिष्ठ पत्रकार तेहरान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुकीम अहमद वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से जुड़े हुए। सबका बहुत स्वागत है। संजय साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। आखिर जो सिचुएशन है इस वक्त सभी की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई है, क्या लग रहा है सर, इस बातचीत से समस्या का समाधान निकलेगा या फिर सिर्फ ये डिप्लोमेटिक टाइम पास है? कि अगर वार्ता हो रही है तो समाधान निकालने के लिए हो रही है, पर ये जो दोनों में नेगोशिएशन होंगी, टॉक्स होंगी, ये जो इसकी जो स्टार्टिंग है वही एक मिसट्रस्ट के साथ शुरू हो रही है। आप देखिए कि कुछ दिन पहले जो है सबसे पहले इनके जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने बहुत ही भद्दे तरीके से इजराइल के लिए शब्द इस्तेमाल किए हैं एक्स पे, जो कि एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर इस टाइप की ओछी बातें नहीं करता है, जहां पे इजराइल के बोल रहा है कि दे बर्न इन हेल, मतलब बहुत सी चीजें बोली अपने जेनोसाइड इन्होंने किया। ठीक, वो उनकी सोच है, पर
देखिए, इससे पता चलता है कि कितनी हेट्रेड है। तो कहीं पे भी अगर ये मध्यस्थता होती है, इजराइल इसमें शामिल नहीं है, पर ऑलरेडी ईरान को ये महसूस हो रहा है कि जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज सुबह भी और कल रात को भी स्टेटमेंट दी है कि अगर ये नेगोशिएशन फेल होती हैं तो हमने पूरी तैयारी करके रखी है, हमने सिर्फ अपने एमिनेशन को रीलोड करना है और ये जंग हम बिल्कुल ही ताबड़तोड़ फिर से शुरू कर देंगे। और जो मैंने पहले बोला था कि ईरान को बिल्कुल ही तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, तो वो मैं करूंगा अगर ये नेगोशिएशन फेल होती है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? दूसरा, ये जो इनके प्राइम मिनिस्टर है शरीफ साहब, इन्होंने भी एक्स पे एक पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट से गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है, जहां पे ड्राफ्ट फॉर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब यही पूरी दुनिया में लगाया जा रहा है और हिंदुस्तान में भी लगाया जा रहा है कि ये जो ड्राफ्ट दिया गया था वो अमेरिका से आया है और उसी को इनके प्रधानमंत्री साहब ने एक्स पे पोस्ट करना था। जो भी इनके मीडिया एडवाइजर हैं संजय जी, यानी कि ये कहना गलत नहीं है कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारों पर काम कर रहा है, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं जिस डायरेक्शन में उनको लेकर जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जा रहा है पाकिस्तान। 100%। देखिए, मैं इसकी वजह भी आपको बताऊंगा। एक तो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 70 के दशक में इन्होंने 1970-72 में चाइना और अमेरिका के बीच में ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दी थी, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए थे और पाकिस्तान ने मदद की थी मध्यस्थता में, जहां हेनरी किसिंजर जो है चाइना में गए थे और चीजें स्टेबलाइज हुई थी। इन्होंने और भी जगह ये इस टाइप की नेगोशिएशन बैक चैनल डिप्लोमेसी की है, जो बहुत अच्छी बात है और इसको रिकग्नाइज किया गया। अमेरिका के जो है ईरान के साथ पहले भी दिक्कतें हुई है, तब भी इन्होंने मध्यस्थता की थी। उसके बाद सोवियत यूनियन जब अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था उसमें इन्होंने संजय जी, फिर एक सवाल खड़ा हो जाता है कि पहले भी ईरान के साथ मध्यस्थता हुई है, लेकिन अभी हाल ही में ईरान की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, हम बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन अचानक से एक मैजिक हो जाता है, ईरान भी तैयार हो जाता है बातचीत के लिए। देखिए, दोनों देश जंग नहीं चाहते हैं। जो आज की सिचुएशन है, ईरान तो इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वो इतनी पूरी तरह से बर्बाद हुआ पड़ा है कि अगले 10 साल तक उठेगा नहीं। अमेरिका का क्या है, ट्रंप साहब घुस तो गए, अब उनके यहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके देखिए, उनकी जो डिस्पेंसेशन है अमेरिका में, जो लोग हैं वो खिलाफ उनके खड़े हो रहे हैं, इनकी रेटिंग्स जो है माइनस में चली गई हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से ट्रंप साहब भी इस जंग से निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी डिटेल में और समझेंगे। मुकीम जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, जो पाकिस्तान चाह रहा है वो भी हिंदुस्तान चाह रहा है। हम सब चाहते हैं कि ये युद्ध जो है वो खत्म हो जाए, इसका दी एंड जल्द से जल्द हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि अमेरिका का एक डेलीगेशन आ चुका है, ईरान का एक डेलीगेशन आ गया है, इजराइल को भी इन्वाइट करना चाहिए था सर, क्योंकि लेबनान पर हमले थम नहीं रहे। देखिए जी, वो पाकिस्तान तो इसराइल को एक्सेप्ट ही नहीं करता और इसी वजह से इसराइल कम से कम पाकिस्तान नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। दूसरा ये है कि और आपने ईरान का जिक्र किया और अमेरिका के डेलीगेशन का जिक्र किया, आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि सऊदीया के वजीर खजाना भी इस वक्त इस्लामाबाद में। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है इस्लामाबाद, दैट हैज बिकम ए ग्लोबल शाइनिंग स्टार। इस वक्त दुनिया के किसी मीडिया की हेडलाइन पाकिस्तान के बगैर मुकम्मल नहीं हो रही है। दुनिया की कोई खबर ऐसी नहीं है जिसमें इस्लामाबाद का नाम ना आ रहा हो। दुनिया का कोई सेंसेबल आदमी इस वक्त ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान एक पॉजिटिव किरदार अदा कर रहा है। इस वक्त दुनिया की तमाम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूनाइटेड नेशन, जिसमें OIC शामिल हैं, उन सब ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की है। और सबसे बढ़कर यह कि शशि थरूर जी ने जो बयान दिया वो बड़ा खूबसूरत है, उसकी भी तहसीन करनी चाहिए। तो लेकिन यह है कि उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करें कि जी पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है उसका बेनिफिट इंडिया को भी हो रहा है। इट्स नॉट जस्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या जो लोग जंग में शामिल हैं, आपको सस्ता तेल मिल रहा है, आपकी लेबर जो है इस वक्त GCC में और मिडिल ईस्ट में वो क्राइसिस का शिकार है, उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है।
वरना वहां पे इस मुकेश जी, वक्त आपको जरा भी नहीं लग रहा कि अनएम्प्लॉयमेंट। अमेरिका पाकिस्तान का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है? अगर आने वाले समय में अमेरिका बड़ी कार्रवाई करता है तो वो पाकिस्तान की सरजमी का इस्तेमाल करेगा। आऊंगी मैं आपके पास। इसी में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, शांति वार्ता के बीच ये बड़ी खबर है, ईरान की मदद कर रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि इस बीच जो है हथियारों की खेप भेजने की तैयारी में भी है चीन। सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, किसी दूसरे देश के जरिए चीन ईरान को देगा हथियार, ये जानकारी निकलकर सामने आई। यानी कि साफ तौर पर बैकग्राउंड में चीन पूरा सपोर्ट कर रहा है ईरान का। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने कई ऐसे मौकों पर देखा है चीन ने एक बेहतरीन तरीके से भूमिका को अदा किया है और हमेशा से एक ईरान का जो सपोर्ट है वो काफी मजबूत रहा है चीन की तरफ से। तो किसी दूसरे देश के जरिए जो है वो हथियार को सप्लाई करेगा, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। मेहमान लगातार बने हुए हैं। मलिका जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। चिरान, यहाँ पर जिस तरीके से हम तमाम रोल को देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी चेंज हो रहा है, चीन के इस रवैये को कैसे देख रहे हैं और रशिया की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो नमस्कार तरन्नुम जी। मैंने दोनों अपने विख्यात पैनलिस्ट को सुना और उसमें से एक चीज मैं पाकिस्तानी जो हमारे विख्यात पत्रकार भी वहां से जुड़े हुए हैं उनको ये बताना चाहूंगी। देखिए, वेन्यू देना अलग बात होती है और सोल्यूशन देना अलग बात होती है। पाकिस्तान इस पूरे केस में वेन्यू देते हुए नजर आ रहा है एक मध्यस्थता के लिए, क्योंकि वो ज्योग्राफिकली एक ऐसी जगह लोकेटेड है, वहां पर से काफी ईरान के भी करीबी माना जाता है। बट हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से दो नावों में सवार होना चाहता है, बट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि हम देखते हैं उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बड़ी खराब टिप्पणी करते हैं एक प्रीमियर के खिलाफ, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। उनको कैंसरस बताते हैं, उनको ईविल बताते हैं, उसके बाद दुनिया भर की चीजें बताते हैं। और जब हम युद्ध विराम की बात कर रहे हैं तो एक ऐसा देश जो मध्यस्थता की बात कर रहा है, एक वेन्यू दे रहा है, वो सडनली अरे डायलॉग्स को बताता है कि अरे इस्लामाबाद इस बहाने इनका टूरिज्म तो बड़ा एटलीस्ट। बट मेरा पूरा सेंस इसमें ये है कि बार बार ये रीएटिरेट जो इस्लामाबाद डायलॉग बोला जा रहा है, ये सब चीजें बोला जा रही है, उसको पाकिस्तान को एज अ वेन्यू यूज किया जा रहा है। लेबनान में बार बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने रीएटिरेट किया कि लेबनान में सीज फायर होगा। अमेरिका नहीं मान रहा है, इजराइल नहीं मान रहा है, बार बार हम देख रहे हैं मिसाइल अटैक हो रहे हैं, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में अटैक हो रहे हैं। तो ये कहाँ की मध्यस्थता कर रहा है पाकिस्तान इन जनरल? दूसरी बात देखिए, इसमें रियल विनर इस वॉर का तरन्नुम जी है रशिया। रशिया में कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो सैंक्शंस यूएस ने लगाए थे वो सब कहीं ना कहीं लिफ्ट हो चुके हैं। रशिया से बहुत ज्यादा तेल खरीदा जा रहा है। 60% हम देख रहे हैं राइज हो चुका है, जो पिछले साल उनका था 60% राइज दिख रहा है हमें। इंडिया भरपूर मात्रा में तेल खरीद रहा है। ना केवल इंडिया, हम देख रहे हैं एनर्जी सेक्टर रशिया का काफी अच्छा खासा चल रहा है। उनकी जितनी मिनिस्ट्रीज हैं और उनके फॉरेन कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी, तो बार बार ये देखा जा रहा है कि रशिया इज इन अ गुड स्टेट। वॉर का विनर वही नजर आ रहा है क्योंकि सब सैंक्शंस उस पर लिफ्ट हो चुके हैं। बाकी बात आती है चाइना और रशिया की। तरन्नुम जी, कुछ दिन पहले यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक बैठक हुई थी जिसमें बहरीन रेजोल्यूशन पास होना था। बहरीन रेजोल्यूशन को जबकि 6 हफ्ते उसमें लगे, उसको बनाने में लगे, रशिया और चाइना भी हम देख रहे थे। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में हम युद्ध में कहीं नहीं देख रहे हैं, दोनों को हम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में नहीं देख रहे हैं। ईरान का सपोर्ट करते हुए आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यहाँ अपने फुट सोल्जर्स भेजते हुए, बट हम देख रहे हैं बैक एंड पर काफी सपोर्ट जा रहा है चाइना और रशिया दोनों का। और अपनी वीटो पावर यूज करके उन्होंने पूरे बहरीन रेजोल्यूशन को स्क्रैप कर दिया। पूरे 6 हफ्ते 11 मेंबर्स ऑफ स्टेट ने वो मेहनत से बनाया, यूएस और इजराइल पूरा उस पे उसके, और बहरीन ने वो पास किया था रेजोल्यूशन जिसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में। वो वीटो पावर यूज करके रशिया और चाइना ने स्क्रैप कर दिया। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जो डिप्लोमेसी है वो एक नया एंगल ले रही है, वो बैक एंड चैनल से भी काफी हर एक दिन जो है या एंगल जो है वो चेंज होता हुआ भी नजर आ रहा है। आऊंगी मैं आपके पास, अब्बास जी मैं आपके पास ही आऊंगी। सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि अभी फिलहाल ईरान में जमीनी तस्वीर क्या है, इस बातचीत से कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं? क्या वाकई जो हम समझ रहे हैं कि ईरान भी चाहता है कि इस युद्ध का अंत हो, कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगे, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है। ईरान की सबसे पहली शर्त यह भी है कि लेबनान पर अटैक करना बंद करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम इनवाइट करने के लिए। अगर हम ईरान की बात करें तो स्थिति ये है कि ईरान में पब्लिक की सतह पर भी और पॉलिटिकल क्लास में भी और फोर्सेस के अंदर भी ये सोच है कि हमने ग्राउंड पे जो हासिल किया है
हम अब नेगोशिएशन की टेबल पे उसे कैश कराएंगे। और ये कि कोई हमको कुछ इंसानियत में और भलाई में हमें कुछ दे देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। सामने अमेरिका है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। मैं जो देख रहा हूँ किसी के अंदर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। अभी लेबनान की बात कर रही थी, तो लेबनान का जो पॉइंट था वो 10 पॉइंट में शामिल था, लेबनान का इशू कि वहां पर भी सीज फायर होगा। इजराइल ने अच्छा अटैक अब्बास कर जी, मैं दिया। यहाँ पर रोकना चाहूंगी आपको। पहले ईरान ने मना कर दिया था सुरक्षा का हवाला देते हुए कि हम बातचीत नहीं करेंगे, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी मध्यस्थता नहीं हो सकती क्योंकि पाकिस्तान पर हमें भरोसा नहीं है। अचानक से ईरान मान जाता है, क्या वाकई इसके पीछे चीन है? मैडम, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं, ये स्टेटमेंट मैंने ईरान में नहीं देखा। लेकिन ये जरूर है कि हमें इजराइल पर भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर है, खुलेआम ये कह रहा है ईरान। ईरान को कांटेक्ट किया था अमेरिका ने, पाकिस्तान के थ्रू, इजिप्ट के थ्रू, टर्की के थ्रू, ओमान के थ्रू, और लेकिन बातचीत फिर आगे बढ़ी पाकिस्तान के थ्रू। मुझे लगता है ये अमेरिका का चॉइस था कि पाकिस्तान के जरिए आगे बढ़े। ईरान के लिए इन मुल्कों से अगर हम बात करें तो ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, ओमान से भी, पाकिस्तान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं काफी ईरान के। इनकी पॉलिसी भी इस तरह की है। मैं एक लेबनान वाली चीज बता रहा था मैडम, ऐसा था इसमें ये चल रहा है कि चूंकि सामने अमेरिका है, ईरान में बड़ा लंबा इसका एक्सपीरियंस है कि अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। तभी कर सकते जब हमारे पास कोई लिवरेज हो, कहीं चोक पॉइंट हमारे पास हो। उन्होंने अब्बास जी, लेबनान माफी के पे साथ रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। शांति वार्ता के बीच इस वक्त ये बिग ब्रेकिंग, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का बहुत बड़ा हमला देखने को मिला। इजराइल ने लेबनान में बड़ी एयर स्ट्राइक की है, तो ये बड़ी खबर आ रही है। लगातार रुक रुक कर एक दूसरे पर हमले जारी हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है। और आपको बता दें कि कई इलाकों पर इसका असर पड़ा है। अब तक कई लोगों की इसमें मौत की खबर सामने आ चुकी है, कई इसमें बुरी तरीके से जख्मी है। इजराइल का साफ तौर पर कहना है जब तक वो हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देता तब तक लेबनान में हमले बंद नहीं होंगे। और इजराइल ने लेबनान में एक बड़ी एयर स्ट्राइक की है। अब बाजी मैं आपके पास ही आऊंगी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि आखिर अब इजराइल कब सर थम जाएगा, कब वो लेबनान में हमला करना बंद कर देगा। ये प्रॉक्सी वॉर तो इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, फिर इस बातचीत का क्या अंत होगा? मैडम, अगर टाइम है तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा। एक्चुअली है ये लेबनान में स्थिति ये है कि इजराइल वहां बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। अगर सीज फायर हो जाता है, 10 मई को वहां पर लेबनान में इलेक्शन होने वाले हैं, और सीज फायर हो जाता है और हिजबुल्लाह को एक डिटरेंस ये मिल जाता है कि इजराइल अब अटैक नहीं कर पाएगा, अगर करेगा तो हिजबुल्लाह जवाब देगा। तो ये चीज पिछले कई महीनों से ऐसी आ रही थी कि इजराइल अटैक करता था, हिजबुल्लाह जवाब नहीं देता था कि स्ट्रेटेजी के तहत। ये चीज बदल जाएगी 10 मई के इलेक्शन में। हिजबुल्लाह को बहुत जबरदस्त कामयाबी मिलने वाली है। एक्चुअली हिजबुल्लाह जो है वो एक शिया फोर्स है, लेकिन उसके साथ साथ उसके अलाइज जो है वो क्रिश्चियंस हैं और दुरूज हैं। और जो एक बड़ी पार्टियां ऐसी हैं जो ये चाहती है कि इजराइल के अगेंस्ट हमें खड़े होना चाहिए, उन सबका सपोर्ट हिजबुल्लाह को मिलेगा वहां गवर्नमेंट बनने की बहुत मजबूत पोजीशन में। और वो चीज ऐसी होगी कि उसके बाद, यानी मई के बाद जब गवर्नमेंट बनेगी, अक्टूबर में आपको इजराइल में इलेक्शन होने वाले हैं, वहां नेतन्याहू को बहुत बुरी तरह से शिकस्त होने वाली है। तो वो किसी भी हालत में ये नहीं चाह रहे हैं कि ये इस तरह से सीज फायर हो जाए, और लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं। मैं थोड़ी बताऊंगा कि स्टेट ऑफ होर्मुज पे कैसे ईरान इसको कंट्रोल कैसे कर रहा है। ये शिप्स जो अलाउ कर रहा है, ईरान ने कुछ टाइप के शिप्स अलाउ किए, कुछ को नहीं किया, कहा कि नहीं ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हिजबुल्लाह की बात उसमें सीज फायर में नहीं थी तो हम ये शिप आपके जाने नहीं देंगे। इस तरह का एक लिवरेज बना के रखा है, चूंकि मालूम था कि बाद में ये गड़बड़ होने वाली है। तो इस तरह की सिचुएशन है कंट्रोल के, यानी इनके पास कुछ कार्ड्स हैं ईरान के पास, और ईरान ही नहीं बल्कि ये जो पूरा फ्रंट है इराक, यमन और लेबनान तक, ये पूरे को संभालने के लिए इनके पास कुछ कार्ड्स हैं। और सबसे अहम उसमें स्टेट ऑफ होर्मुज है, जिसको लेके ईरान जिसको यूज कर रहा है, और उसका नतीजा भी मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। सर, 1% के लिए मान लेते हैं जो इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है उससे कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, क्योंकि जो शर्तें रखी गई है ईरान की तरफ से, जो 10 पॉइंट्स रखे गए हैं, आप बताइएगा क्या वो प्रैक्टिकल पॉइंट्स है, क्या उसके लिए अमेरिका राजी हो जाएगा? अगर मान लेते हैं कि बातचीत का कोई भी समाधान नहीं हुआ तो लार्जेस्ट स्केल पर ये वॉर जाता हुआ नजर आ रहा है। मुझे 2 मिनट का टाइम जरूर दीजिएगा, क्योंकि अभी शायद मुझे लगता है वो पाकिस्तान से प्रवक्ता थे, मतलब जर्नलिस्ट हैं और वो शो में हैं। वो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में जो है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की वाहवाही हो रही है और हमारे देश में हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं उनको सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ट्रंप साहब ने पाकिस्तान को क्यों चुना,
ये बैक चैनल टॉक्स के लिए। देखिए, पाकिस्तान में ट्रंप का बहुत बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। क्रिप्टो करेंसी बहुत बड़े दायरे में वहां पे लाई जा रही है, जो कि ट्रंप की फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा है कि बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि पिछले साल ट्रंप साहब ने जो है ये पेशकश हुई थी पाकिस्तान की तरफ से भी, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी दिखाया था अपना इंटरेस्टेड है कि बलूचिस्तान में बहुत रिजर्व है ऑयल्स की, जिसकी एक्सप्लोरेशन होनी है। तो वो वहाँ पे वो ट्रंप साहब घुसना चाहते हैं, और साथ ही साथ रेयर अर्थ मिनरल्स बलूचिस्तान में बहुत बहुत ज्यादा संख्या में है। संजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पाक पीएम बैठक से नदारद नजर आए। मीटिंग में शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे और शरीफ की गैर मौजूदगी से कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ खबर ये निकलकर सामने आई थी एकाएक करके डेलीगेशन से शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे, उनके तमाम पॉइंट्स को सुनेंगे और उसके बाद हो सकता है कि वन टेबल टॉक, दोनों मुल्क आमने सामने बैठकर बातचीत करे। लेकिन ये बड़ी खबर, मीटिंग में शहबाज शरीफ नहीं पहुंचे हैं और शरीफ की गैर मौजूदगी कई तरह के सवाल खड़े करती है। संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। शहबाज शरीफ पहुंचे नहीं और हम वही बात कर रहे हैं कि अगर 1% भी मान लेते हैं बातचीत नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आता है, फिर आगे क्या होगा? ट्रंप साहब तो जो जिद पे अड़े हैं वो तो अड़े ही हैं। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है, पर जिस तरह से अभी सिचुएशन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इमीडिएटली पूरी तरह से खोलना आसान नहीं है, क्योंकि जो बारूदी सुरंग जिनको माइंस बोलते हैं, उसको ईरान ने डिप्लॉय किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे। उसके अंदर कई ऐसी बारूदी सुरंगें हैं जो कि फ्लोटिंग है, मतलब सतह पे या उससे 4-5 फीट नीचे जो है वो तैरती हैं, और वो किसी चीज से बांधी नहीं जाती हैं। तो इस वजह से वो किस तरफ चली गई हैं किसी को नहीं पता, और ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि ट्रंप साहब पीछे पड़े हुए हैं ईरान के कि जल्दी अब इसको खोलो। ईरान की समस्या ये है कि वो बारूदी सुरंग जो है इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं, स्पेशली जो फ्लोटिंग माइंस है। आपको याद होगा कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो है अमेरिका में गई थी, और वो वहां पे चर्चा हुई थी, क्योंकि चाइना के पास जो माइन स्वीपर्स है, मतलब जैसे हमारे सफाई वाले कर्मचारी झाड़ू इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जापान के पास शिप्स हैं जिसके अंदर ये माइंस को हटाने का जो है सेफली हटाने का तौर तरीका है, और सबसे एडवांस है दुनिया में। पर वहां पे ट्रंप साहब ने उल्टा सीधा बोल के उनको खफा करके वापस भेज दिया। तो ये समस्या रहेगी। ट्रंप साहब अगर 440 किलो जो यूरेनियम है, जो कि अभी भी ईरान में है, कहाँ है किसी को नहीं पता है। और आप देखिए जो एयरबोर्न फोर्सेस लाए हुए हैं, मरीन्स लाए हुए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि खर्ग आइलैंड पे अपना अटैक कर देंगे या ऑक्यूपाई करेंगे, बंदर अब्बास पे कर देंगे, इधर कर देंगे। मेरी समझ ये कहती है कि इतनी फोर्स सिर्फ वो 440 केजी को ईरान से निकालने के लिए ही रखी गई है। अभी तक ना मोसाद को पता चल पा रहा है, ना CIA को पता चल पा रहा है, ना ही दुनिया के किसी और संगठन को जो अपने सर्विलेंस इक्विपमेंट भी लगा के बैठे हुए हैं कि वो 440 है कहां पे। तो जिस दिन इसकी टो लग जाएगी और ये सेफली निकाला जाएगा, तब भी मैं बता रहा हूं कि जो आज की स्थिति है उसी में ट्रंप साहब छोड़ के लड़ाई के मैदान को वापस अमेरिका चले जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता अमेरिका की यही है, ये जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60% एनरिचमेंट हो चुकी है, और ये 1-1.5 महीने के अंदर ईरान के पास क्षमता है कि वो न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स बना दे। और अगर ये हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए तबाही हो जाएगी, और भी जो हमें नहीं पता। देखिए बिल्कुल मिडिल ईस्ट के लिए चुनौतियां भी बहुत ज्यादा आऊंगी। सर मैं आपके पास, मुकीम साहब मैं आपके पास ही आऊंगी। पीएम सर गायब है मीटिंग से, कई तरह के सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। क्या पाकिस्तान न्यूट्रल रवैया अपना रहा है या एक तरफा? देखिए, अभी मलका शेरावत, माफ कीजिएगा, मलका पांडे जी फरमा रही थी कि वो पाकिस्तान ने सिर्फ वेन्यू दिया है, तो अब आप शरीफ की प्रेजेंस क्यों मांग रही हैं वहां पे? अव्वल तो वो मौजूद हैं, और देखिए बिगिनिंग ऑफ द मीटिंग का भी एक लेवल होता है। सर जब मध्यस्थता के लिए आप लोग बुलाएंगे, मध्यस्थता के लिए आप बुलाएंगे, पीएम ही गायब होगा तो सवाल तो उठेगा ही। बीबी कौन सी मीटिंग से गायब है? मुझे वो मीटिंग की जरा वीडियो चला दें, फिर मैं कमेंट कर सकूंगा उस पर। मेरी बात सुन लें पहले। देखिए, अब वो अगर सेक्रेटरी लेवल पे बात हो रही है या वजीर खारजा के लेवल पे बात हो रही है,
उसमें प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस जरूरी नहीं होती। और जो है, आप जिस वक्त ये फाइनल होगा ना, इसका एलामिया या इसकी अनाउंसमेंट एट द एंड, फिर आप देखिएगा उस तस्वीर में कौन कौन होगा और उसको देख के किस किस का दिल कबाब बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो आप मुकीम जी, एक अमेरिका की तरफ से ट्वीट आएगा, उसको शहबाज शरीफ पोस्ट कर देंगे, यही होगा और क्या होगा? जिस वक्त देखिए आप इससे पहले भी यही हुआ है और आगे भी यही होगा जी। अच्छा, कोई बात नहीं, ये इतना बड़ा कोई इवेंट नहीं हो गया कि उस पे आप परेशान हो। एक तरफ आपको ये है कि जी वो अमेरिका के इशारों पे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि खाली वेन्यू दिया है। तो परेशानी किस बात की है कि भाई वो हॉल या होटल हमने दे दिया है, आप अपना फैसला कर लें और फिर चले जाएं। दिस इज योर परसेप्शन। तो इसमें फिर कोई मसला तो नहीं है ना, फिर आप परेशान क्यों हैं? आप सारा प्रोग्राम छोड़ के, जो जंग के स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बात छोड़ के आप मुड़ मुड़ के पाकिस्तान को पकड़ लेते हैं। मुकीम हैरानी तो जी, इस पे हो रही इस है। वक्त पाकिस्तान बहुत अहम किरदार को निभा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा? आप सवालों से फिर बच आप क्यों रहे हैं? कंट्राडिक्ट कर रही है ना अपनी बातों को। अभी ये पहले कह रही है कि जी वेन्यू दिया खाली, अभी आप ये कह रहे हैं कि अहम किरदार अदा कर रहा है। अब पहले आप ये मलिका जी ने कहा था कि वेन्यू दे रहे हैं, आप उनसे जवाब लीजिएगा, वो जवाब देंगी आपको। भाई वो ठीक है, आप ही की अलाई है ना, उन्होंने और आपने तो बिल्कुल हमला करना है हमारे ऊपर। जवाब देंगी मलिका जी, जवाब देंगी उसका। मल्लिका जी जवाब देंगी, लेकिन ये है कि आप ये डिसाइड माइंड मेकअप कर लें कि आप किधर खड़े हैं। आपको तो खुद समझ नहीं आ रही कि आपके साथ हो क्या रहा है। मैं तो न्यूज कि आप शशि थरूर वाली लाइन लेंगी या अपने वजीर मैं खारजा जवाब वाली जा लाइन रही हूँ। लेंगी? जी, तो आपका मसला ये है कि आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मौजज़ा हो गया, मिरेकल हो गया कि पाकिस्तान जो है इस वक्त तीसरी आलमी जंग रुकवाने में कामयाब हो गया। और आपके लिए इसको समझना भी मुश्किल हो रहा है और आपके लिए बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो रहा है। मैं आपकी समस्या समझता हूँ, लेकिन ये है कि ना आप ईरान के साथ खड़े हुए और ना ही आप अमन के साथ खड़े हो रहे हैं। आप हम बस सिर्फ ये है कि क्रिटिसाइज पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है मुकीम जी, क्रिटिसाइज नहीं किया जा रहा है। और अरे हम देखिए, हम हम आप- सब ये आप चाहते ये हैं, हम कहते ये हैं सब कि चाहते हैं पाकिस्तान में अमन अच्छा अमान रोल कायम रहे। मुकीम जी, हम सब, मैंने क्या कहा आपको इस डिबेट की शुरुआत में? मैंने आपसे कहा कि पहली दफा ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तान चाह रहा है वही हिंदुस्तान भी चाह रहा है। पहले ही कहा था मैंने। अगर पाकिस्तान अपना अमान चाह रहा है तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, हम भी तो वही चाह रहे हैं। अब आप शादी में किसी को इनवाइट करेंगे और घर से सभी सदस्य गायब रहेंगे तो सवाल तो उठेगा ना। अरे भाई, कौन सी शादी? अभी कौन सा वो जब मध्यस्थता के लिए आप लोगों ने बुलाया और पीएम गायब है तो सवाल नहीं उठेगा। मलिका जी, आपके पास आऊंगी, जवाब दीजिएगा। वो पंडित नहीं है कि उसका तरन्नुम जी, कॉपी पेस्ट से देखिए, पाकिस्तान अपनी ब्रांडिंग बदलना चाहता है, बट कोई नहीं। जो अहमद साहब बता रहे हैं कि वेन्यू दे रहा है, देखिए, और उन्होंने बार बार वो रीएटिरेट भी कर रहे हैं, पीस, बोर्ड ऑफ पीस में अगर इनको याद हो तो पहली बार मैंने ऐसे देखा कि ट्रंप ने किसी हेड ऑफ स्टेट को बोला खड़े होने के लिए और वो खड़े हो गए। अगर इनको वो वीडियो चाहिए तो मैं वीडियो का लिंक भी भेज दूंगी अहमद साहब को। भेजिए। बोर्ड ऑफ पीस में जब उन्होंने मार्क किया है, नहीं से स्टैंड अप जस्ट लाइक दैट इन अ कमांड वॉइस, तो हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ खड़े हो गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रीमियर ऑफ द स्टेट ऐसे भी खड़े होते हैं। तो बार बार मुकीम जी नहीं मानेंगे ना इस बात को। कॉपी पेस्ट से वो अपनी ब्रांडिंग बदलना चाहते हैं, कॉपी पेस्ट ड्राफ्ट मैसेज, और ये बता रहे हैं कि अच्छा नहीं, इतना बड़ा चीज नहीं है। सोशल मीडिया में आप अपने ऑफिशियल हैंडल से अगर कॉपी पेस्ट की ब्रांडिंग करते हैं सर, तो ये बड़ी बात नहीं है। वो तो आपका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, आपके पीएम का, वो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है ये चीज। तो आप उसको नदारत कर देते। तो देखिए, ये चीज देखिए, आपको क्या है हकीम साहब, हम समझते हैं कि आप लोगों को नहीं आप बोल सकते आसिम मुनीर जी के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ, क्योंकि कब मिलिट्री आ जाए और सबको उठा ले आपके यहाँ पता नहीं चलता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएं इस चीज में। संजय जी, आप भी कुछ कह रहे थे, आऊंगी आपके पास ही। आपने एक्चुअली तरन्नुम, आपने मुझे बीच में काट दिया। मैं ये बताना चाहता था, जो हमारे पाकिस्तानी गेस्ट आए हुए हैं यहाँ पे आपके चैनल पे, क्रिप्टो करेंसी का मैंने बता दिया कि ट्रंप को, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तादाद में ला रहे हैं और उनके फैमिली मेंबर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरा,
ऑयल के बारे में मैंने बात की, बलूचिस्तान के जो रेयर अर्थ मिनरल है, प्रॉब्लम कहाँ रही है? चाइना जो है उसके पास रेयर अर्थ मिनरल बहुत संख्या में है, पर वो अमेरिका को उस हिसाब से नहीं दे रहा है जिस तरह से अमेरिका सोच रहा था। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी जरूरत है। तीसरा है स्ट्रैटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान एक ऐसी लोकेशन में बैठा हुआ है जहां पे कल को अगर अमेरिका को वो वहां के मिलिट्री बेसेस और एयर स्ट्रिप्स चाहिए तो वो पाकिस्तान के ऊपर इतना दबाव बना के रखेगा कि पाकिस्तान हाथ जोड़ के उनको ये चीजें प्रस्तुत कर देंगे कि ठीक है आप इसका इस्तेमाल करिए। अब वो डिपेंड करता है अमेरिका ईरान के ऊपर इस्तेमाल करता है या कहीं और करता है। चौथा है कि पाकिस्तान हमारे खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। आपको पता है पहलगाम में क्या हुआ है, और ये मैं बताऊंगा कि ये चाइना और अमेरिका की शय पे वो हुआ था, क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ना चाइना को वो चीज़ पसंद आ रही है ना ही अमेरिका को आ रही है। और ये आप किसी भी जंग में अगर घुसेंगे तो आपका इकोनॉमिक लॉस होगा। अमेरिका का बिलियंस ऑफ डॉलर्स हुआ ये 40 दिन में, तो हमारा भी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। पर मैं किसी और प्रोग्राम पे भी यही चीज बता रहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है बहुत ही समझदार है। उन्होंने जो हमारे स्टेटेड ऑब्जेक्टिव थे हमने अचीव कर लिया। जहां हमने पाकिस्तान में टेररिस्ट कैंप उड़ा दिए, इनके एयरफील्ड उड़ाने थे, वो सब कर दिया। उसके बाद हम रुक गए। हमने बोला कि अब हम जो है इसके आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। जब पाकिस्तानी डीजीएमओ ने हमें अप्रोच किया, पर हमने उनको ये बताया कि ये सीज फायर नहीं है, ये एक हमने टैक्टिकल पॉज लिया हुआ है। अगर फिर से कोई गतिविधि होगी तो ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो हम जारी करेंगे। लास्ट पॉइंट मेरा ये है, ये अमेरिका जो है वो उसने पाकिस्तान को अपना सबसर्विएंट बना लिया है। और आप ये देखिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनके मुल्ला मुनीर को वहां पाकिस्तान में बुलाया था, पर हेड ऑफ स्टेट नहीं उनके साथ उस टाइम गए थे। तो ये क्या दर्शाता है कि वो मुल्ला मुनीर को जो है इतना ज्यादा उन्होंने उठा दिया है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल दबी हुई है। ठीक है संजय जी, ठीक है आऊंगी मैं आपके पास, सबको थोड़ा थोड़ा समय मिल जाए। मलिका जी मैं आपके पास आऊंगी, फटाफट अपनी बात कंप्लीट करिएगा, फिर मैं अब्बास जी के पास जाऊंगी। सॉरी तरन्नुम जी, एक पॉइंट इसमें मैं रखना चाहती थी। देखिए जो कंफ्यूजन की स्टेट आई है लेबनान को लेके, मैं अपने पाकिस्तानी पत्रकार अहमद साहब से पूछना चाहूंगी आपके माध्यम से। जो कंफ्यूजन स्टेट क्रिएट हुई है, हमने देखा कि शहबाज शरीफ ने साफ साफ अपने एक्स हैंडल में लिखा था कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा होगा, ईरान भी होगा, लेबनान भी होगा। और अब हमने कल जेडी वैंस का इंटरव्यू में देख रही थी, तो उसमें उन्होंने साफ साफ ये बोला है कि कंफ्यूजन का कोई स्टेट ही नहीं है, लेबनान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ डील, और सिर्फ ईरान में सीज फायर होगा। हमने इस चीज की बातचीत की थी। तो ये कंफ्यूजन जो क्रिएट किया है, और ईरान का साफ साफ पॉइंट था कि ईरान और लेबनान दोनों में एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जितनी भी है सब में सीज फायर होगा। तो इसमें जो शक की सुई है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, वो पाकिस्तानी है जो मध्यस्थता कर रहा है। तो ये कैसी मध्यस्थता कर रहे हैं दोनों तरफ से? मुकीम मैं जी जवाब दूं? हाँ मुकीम जी जवाब दीजिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मल्लिका जी, ईरान में जो सोच है वो मैं बता रहा हूँ कि ईरान में पहले ही से पता था कि अमेरिका एक चीज पे भी तैयार हो जाएगा और बीच में वो कहीं ना कहीं शातिराना हरकत करेगा। तो ईरान ने उसके लिए कार्ड्स रोक रखे थे। तो ईरान में ये सोच नहीं है कि पाकिस्तान ने मैसेज कन्वे करने में कहीं जो है वो अपनी तरफ से कोई गलत, मतलब पूरी तरह से मैसेज कन्वे नहीं किया, बल्कि ईरान में ये सोचा है कि अमेरिका ये करेगा और आखिर तक करेगा। मेज पर भी बैठा है, तो अगर हमारे पास लीवरेज नहीं है तो जहां तक हो सकता है हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और हमारी तैयारी कंप्लीट रहेगी। तो मैं ये ईरान का माइंडसेट, मैं ये नहीं देख रहा हूँ यहाँ पर ईरान में, मैं इंडियन हूँ आपको बता दूं, मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कोई सोच यहाँ ऐसी हो पाकिस्तान के बारे में कि उन्होंने मैसेज ठीक से नहीं पहुंचाया। यहाँ ये तैयारी कि अमेरिका इस तरह का कर रहा है और इसराइल भी उसकी भी सोच इसी तरह की है। जहां तक वो हो सकता है वो कोशिश करेंगे नुकसान पहुंचाने की, और वादे पे भरोसा नहीं करना है। जो उन्होंने वादा किया उसको मानना, उस पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि हमें उसे कैश कराना है और जमीन पे जो हमारे पास कार्ड्स हैं उनको हमें यूज करना। ठीक है मलिका जी। तरन्नुम जी, जैसा अहमद साहब ने कहा, बिल्कुल
बट मेरी बात ये नहीं है, मेरी बात ये थी कि सोशल मीडिया में साफ साफ पाकिस्तान के प्रीमियर पोस्ट कर रहे हैं कि लेबनान विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ सीज फायर। बिल्कुल, उसके बाद उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। बिल्कुल जी। इसका जवाब मुकीम जी मैं आपसे लूंगी, आऊंगी मैं आपके पास ही, जवाब दीजिएगा। ये अनाउंस किया गया था एट वन पॉइंट, अमेरिकन ट्रूप्स मूव हुए हैं लेबनान से, और लेकिन उसके बाद अमेरिका ने दोबारा डिप्लॉय किए, जिस वक्त जेडी वांस ने ये कहा कि नहीं, लेबनान शामिल नहीं है। ये जो कंफ्यूजन है ये उनके दरमियान में थी, ये को पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं की, और आपको मतलब पता लग गया कि पाकिस्तान ने क्रिएट किया, अमेरिका को भी नहीं पता लगा और ईरान को भी पता नहीं लगा। कमाल नहीं हो गया? मतलब सारे जमाने की अकल जो है वो सिर्फ इंडिया वालों के पास है, इन्हें पता लग जाता, बाकी किसी को पता नहीं लगेगा। मुकीम जी, आप लोग पहले पोस्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे, पोस्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, अमेरिका जो कहेगा आप लोग वो करेंगे, तो सवाल उठेगा। आप मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उसकी तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बीपी हाई हो जाएगा आपका। संजय जी, हम तो एक्साइटेड हुए, हमारे तो एक्साइटमेंट देखें, हमारे चेहरे पे लाली देखें, हमारे चेहरे मुस्कुराहट देखें, हमें क्या जरूरत है परेशान होने की? दुश्मन जले, हमें क्या परेशानी? हम तो खुश हो रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप खुश रहें, हमेशा सलामत रहें और हमारे साथ भिड़ने की कभी कोशिश ना करें। हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों देश अमन से रहें। बस आप अपनी तरक्की देखिए और हम अपनी तरक्की देखेंगे, बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। दूसरा, ये हम सब बार बार सीज फायर लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दिस इज अ डिप्लोमेटिक पॉज। सीज फायर तब होगा जब ये 2 दिन की वार्तालाप इनकी खत्म होगी, नेगोशिएशन होंगी, कॉमन एजेंडा पे आएंगे और उसकी सहमति बनने के बाद कागजों पे साइन किए जाएंगे दोनों तरफ से, सब सीज फायर होता है। चलें जी, आपकी बात बिल्कुल ये डिप्लोमेटिक रवैया जो है वो जरूर देखने को मिल रहा है। अब्बास जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। डोनाल्ड ट्रंप जो है बातचीत से पहले कहते हैं कि ईरान जिंदा इसलिए है क्योंकि वो इस बातचीत में शामिल हो पाए। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ईरान को धमकियां मिल रही है। क्या लग रहा है, मुस्तफा अली खामनेई इस वक्त एक प्रेशर में है और हो सकता है कि अमेरिका की तरफ से जो शर्तें रखी जाए ईरान उसे मान जाए बहुत इजीली? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है? नहीं मैडम, यहाँ ईरान में जो माहौल मैं देख रहा हूँ, मैं भी कल भी रात गया था प्रोग्राम में, पब्लिक रोड पे है, और ये कि हमें पीछे बिल्कुल नहीं हटना है, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है। अमेरिका ने बात जो इससे पहले JCPOA एक डील हो गई तो ओबामा के दौर में, ट्रंप उससे 2018 में निकल गए, और उस बारे में यूरोपियंस ने भी जो वादे किए थे उस पर अमल नहीं किए। तो मैंने देखा बहुत मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है। तो ये है कि हमें लड़के रहना है और लड़के अपना हक लेना है। एक इनके पास बहुत बड़ा जो टूल आ गया है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, उससे इनके लिए रेवेन्यू है, और साथ ही साथ उनकी, अगर आप देख लीजिए, ईरान ने जो सोचे कि हमारी ताकत का ये सिंबल भी है, यानी हम ताकत से किसी को इसे खोलने नहीं देंगे। दुनिया की कोई ताकत भी, आज अमेरिका से बड़ी तो कोई ताकत नहीं है, तो यहाँ जो सोच है वो बता रहा, तो वो आके अगर खुलवा सकते हैं तो खुलवा ले, उन्होंने ताकत लगा के देख ली, और इसे हमें जाने नहीं देना है। और आप देखिए कि इसी को मैडम ने मल्लिका जी ने एक हवाला दिया था उसका यूएनएससी की उस रेजोल्यूशन का। फ्रांस ने वहां पर अपना स्टैंड इसलिए बदल दिया, मैं भी डिटेल देख रहा था, कि फ्रांस के फर्टिलाइजर के शिप यहाँ रुके हुए थे, उन्होंने बात की, ईरान ने एक शिप जाने दिया और कुछ और रोक के रखे, फ्रांस ने उसकी जाके वहां पर उसका विरोध कर दिया यूएनएससी में। ये पहली बार, जबकि फ्रांस का रवैया हमेशा ईरान के खिलाफ रहा है। तो उनके पास एक बहुत बड़ा वो टूल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको ये यूज कर रहे हैं। और उसके साथ ही साथ मैं और भी ये चीजें देख रहा हूँ कि इस रीजन में, यानी वेस्ट एशिया के रीजन में सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो, अमेरिका का इसमें प्रेजेंस कम हो, इसके लिए बड़ी मेहनत से काम क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ईरान के पास गोल्डन की जरूर है और जिसका इस्तेमाल भी वो लगातार इस पूरे युद्ध में करता आ रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अब ईरान के पास वो सैन्य ताकत नहीं है, IRGC बहुत कमजोर हो चुकी है, आने वाले समय में ईरान कैसे लड़ेगा? मैडम, हाँ, ये गलत फहमी है, ऐसा नहीं है, ताकत है और ये लंबा लड़ सकते हैं मैडम। जो मैं देख रहा हूँ जिस तरह की सूरत हाल है, आप ये देखिए कि 40वें दिन तक, यानी जिस दिन ऐलान हुआ कि भाई सीज फायर के लिए बात करने जाएंगे, उस दिन ईरान ने किस तरह से मिसाइल फायर किए, बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहे हैं, और आखिरी दिन ये इन्होंने
ड्वेल वो लॉन्चर लिए, वो लॉन्चर जिसपे 2 मिसाइल एक साथ फायर होते हैं, जो पहली बार यूज किया 40वें दिन। तो वो तो मुझे तो उसमें तो ये नजर आया कि ये इनका जो ऑफेंसिव पावर था वो तो बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दिया, कम होता हुआ दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ठीक, मतलब बहुत सी चीजें गलत कहते हैं, ऐसा लग रहा है। वैसे सर ज्यादा बेहतर बताएंगे, हमारे जो आर्मी से वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। मगर जो चीज मैं देख रहा हूँ वो ये है कि यहाँ किसी भी उसमें यानी डिफेंस के मामले में ना लोगों की कमी है, ना आर्सेनल की कमी है, ना इक्विपमेंट्स की कमी है। वो तेजी के साथ ही आगे जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। ईरान जो है वो पीछे नहीं हटता है, वो हमने भी देखा कि कैसे डट कर सामना करता है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्लफ करते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में मैं ईरान की दाद दूंगा कि 40 दिन तक जो है वो खड़े रहे हैं और आगे भी कुछ दिन तक खड़े होंगे। देखिए, ईरान की जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है वेपन्स की, और जो उनके मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, वो सब धीरे धीरे बहुत कम हो गई है, क्योंकि इजराइल ने और अमेरिका ने बहुत ज़्यादा उनको टारगेट किया है। हाँ, इनकी जो अंडरग्राउंड सिटी हैं, जिसको बोला जाता है, जहाँ पे मिसाइल्स और ड्रोन्स रखे गए हैं और प्रोडक्शन भी होती है, वो अभी तक जो है उसके ऊपर मुझे नहीं लगता नुकसान हुआ है। पर देखिए, प्रोडक्शन कैपेबिलिटी आपकी कब बढ़ती है? जब आप जंग में ना हो। जंग में तो आप 10 मिसाइल छोड़ेंगे और उसके 5 दिन बाद आप 1 मिसाइल बना पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जाके आगे ईरान के लिए 100% उसके पास हथियार ही नहीं होंगे। अगर हथियार नहीं है तो IRGC लड़ेगी किससे? तो हथियार उसके पास खत्म हो जाएंगे। और पर मुझे नहीं लग रहा कि उस समय का कोई भी वेट करेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बिल्कुल अब्बास आपने बिल्कुल सही कहा है, ये एक ट्रंप का इक्का है ईरान के पास, और उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पर आज की डेट में सिर्फ अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है। दिक्कतें हम सबको हो रही है, इंडिया को भी हो रही है, पाकिस्तान को भी हो रही है, और बहुत से ऐसे देश हैं, चाइना को भी हो रही है। कल को जब सिचुएशन खराब होगी तो चाइना से भी प्रेशर आ सकता है ईरान के ऊपर कि भाई आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलिए, और विश्व से तो आएगा ही आएगा। तो अब जितना कोशिश, हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि अब्बास साहब भी बोल रहे थे कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है बिल्कुल खड़ी हुई है जंग लड़ने के लिए। जो मुझे लग रहा है, जो 14 दिन का पॉज दिया है अमेरिका ने कि हम बिल्कुल भी बमबारी नहीं करेंगे, वो वहाँ की पॉपुलेशन को निजात देने के लिए दिया है कि 40 दिन तक हमने कितनी ज़्यादा बमबारी की है, और एकदम से आपको एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और आप आसमान में जाके, खुले आसमान में खड़े होके आप सांस ले पा रहे हैं। वहाँ की जनता को ये जताया जा रहा है कि अगर आपके जो रेडिकलाइज्ड लीडर्स हैं और IRGC है वो ये कार्रवाई बंद नहीं करेगी, तो जो 40 दिन से आपके साथ हो रहा है वो भी आगे होगा। तो इस तरह से वो कोशिश करेंगे कि आम जनता को बरगलाने के लिए। वो क्यों बोल रहे हैं कि हम आपके जो पावर प्लांट्स, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स और डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स को ही टारगेट करेंगे? क्योंकि आवाम को जता रहे हैं कि दिक्कत आपको होगी। IRGC मिलिट्री है, मतलब ईरानियन आर्मी नहीं है। पहले तो ये मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, ईरानियन आर्मी नहीं है। वो आयतुल्लाह खमीनी ने 1979 में रेज किया था अपने पर्पसेस के लिए, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही जिहादिस्ट माइंडसेट वाले उन्होंने रखे हुए हैं उसके अंदर। तो वो कोशिश यही है कि आम जनता जो है IRGC के पीछे पड़े और उनको बोलते कि आप तो ठीक है, आप फौजी हो, आप लड़ रहे हो, पर हमारे बच्चे, हमारी बीवियां, हम कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे? जी ठीक, मुकीम जी मैं आपके पास ही आऊंगी। बिना गुस्सा कर ये बताइएगा कि ये युद्ध सर किस रास्ते पर जाता हुआ नजर आ रहा है आपको? और दूसरा आपसे सवाल ये भी है, क्योंकि इजराइल सर मानेगा नहीं, नेतन्याहू ने साफ तौर पर कह दिया कि वो हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा, फिर आप लोग सर मध्यस्थता कैसे करेंगे? कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ बोलेंगे अमेरिका मान जाएगा? देखिए, आप मैं सारी बात आपने कर ली। एक पॉइंट मैं रेस करना चाह रहा हूं, अभी बाबल मंदब बाकी है। हाँ, वो उसका इस्तेमाल अभी ईरान ने नहीं किया है। कभी उधर उसकी तवज्जो हो गई तो वहां से भी दुनिया नहीं, ईरान की तरफ से एक बयान आया था, उसने कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो वहां पर भी कदम उठाया जाएगा। अच्छा हो गया आपने बयान पढ़ लिया। वो 12% मेरी टाइम की जो शिपमेंट है वहां से गुजरती है दुनिया की।
तो उसके पास अभी ये हथियार भी बाकी है। उसके लिए उसे कोई लंबी चौड़ी ना टेक्नोलॉजी की जरूरत है, ना लंबी चौड़ी फोर्स की जरूरत है। तो ये एक बड़ा हथियार होगा उसके हाथ में। दूसरी बात, आप ये फरमा रहे हैं कि जी वो इसराइल नहीं मानेगा, तो उसकी गारंटी अमेरिका देगा, पाकिस्तान नहीं देगा। पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान किसी को फोर्स नहीं कर रहा है कि जी आप कहीं साइन करें, कहीं अंगूठा लगाएं या हमारी बात माने। पाकिस्तान तो एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी के तौर पे उसको फैसिलिटेट कर रहा है कि जनाब आप बात करें, हम आपको इन्वायरमेंट दे रहे हैं, एंड दैट्स इट। अब आप जो है, अब मैं बगैर किसी गुस्से कह रहा हूं कि हम इसी पोजीशन में हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आपको सस्ता तेल ईरान से मिलता रहे, आपकी लेबर जीसीसी में सर काम करे। हिंदुस्तान बहुत बेहतर सिचुएशन में सर। लॉकडाउन जैसे हालात पाकिस्तान में हुए, एनर्जी लॉकडाउन पाकिस्तान में लगा, शायद चिंता आप लोगों को है। और मुझे तो ये भी लग रहा है मुकीम जी कि मध्यस्थता की कोशिश इसलिए भी आप लोगों ने किया वहां के हालात को देखकर, क्योंकि फिर आप लोग को कर्ज नहीं मिलेगा। ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान आप यहाँ चलिए, तो तुरंत पाकिस्तान निकल जा रहा है। अमेरिका कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये ट्वीट डिलीट कर दीजिए, पाकिस्तान तुरंत डिलीट कर दे रहा है। मलिका जी मैं आपके पास ही आऊंगी जी। सारे तरन्नुम जी, इनका तो रिपब्लिक डे कैंसिल हो गया ना 23 मार्च की, इनकी पूरी परेड कैंसिल हो गई क्योंकि इनके पास तेल ही नहीं बचा था, फ्यूल कॉस्ट इनकी हाई हो गई है। सर आपका तो डॉन न्यूज पेपर ही ये रिपोर्टें देता है 23 मार्च को आपकी रिपब्लिक डे परेड कैंसिल होगी फ्यूल कॉस्ट की वजह से। स्कूल्स बंद है, स्कूल कॉलेजेस बंद, सारी चीजें बंद, वर्क फ्रॉम होम का ऐलान कर दिया गया। मुकीम जी आप हिंदुस्तान की टेंशन ले रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा सिचुएशन नहीं है। मुकीम जी हमारे यहाँ ऐसा सिचुएशन बिल्कुल हमारे यहाँ नहीं तो है। तेल के प्राइसेस और गैस के प्राइसेस दोनों ही नहीं बढ़े हैं, हमारी किचन और हमारा वॉलेट दोनों ही सेफ है हकीम साहब, दोनों ही सेफ है। आप लोगों के यहाँ तो परेड कैंसिल हो जाती है। बात यह है तरन्नुम जी, एक चीज इंटरप्ट करना चाह रही थी। जो लेबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी मैं बयान पढ़ रही थी। उनके प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्ट कॉल किया है शहबाज शरीफ को, जो गालिबाफ है, जो इनफैक्ट डेलीगेशन में गए हैं ईरान के बातचीत करने के लिए। उनका मैं बयान पढ़ रही थी, सोशल मीडिया में उन्होंने साफ साफ पोस्ट किया है कि कैसे हमने 10 पॉइंटर्स दिए थे जिसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी इंक्लूडेड थी। मलिका जी मेरा आपसे सवाल भी यही था, जो ईरान की तरफ से 10 पॉइंट दिए गए वो कितना प्रैक्टिकल है कि अमेरिका मान जाएगा? जी बिल्कुल तरन्नुम जी, इसको इसमें पहले ऐड करते हुए तो गालिबाफ साफ साफ उसमें लिख रहे हैं कि हमने शहबाज शरीफ को पहले ही बता दिया था और अब शहबाज शरीफ बैक ट्रैक नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि 1 to 10 ये पॉइंटर्स वो मनवाएंगे। सोशल मीडिया की पोस्ट में उन्होंने सबको टैग किया है, उन्होंने इनफैक्ट स्टीव विटकॉफ को टैग किया है, उन्होंने गालिबाफ को टैग किया है, सबको टैग किया, उन्होंने लेबनान के डेलीगेशन को टैग किया, काफी लोगों को उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में टैग किया था जिसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि सीज फायर ईरान और लेबनान दोनों में होगी। और गालिबाफ अब बार बार उनसे पूछ रहे कि आप बैक ट्रैक अब नहीं कर सकते हैं अब इस चीज से, क्योंकि हम तो इसी चीज के लिए मध्यस्थता में तैयार थे कि ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस सभी इंक्लूडेड है। तो ये जो बार बार देखिए तरन्नुम जी, बाकी बात जो आप पूछ रहे हैं कि कितना ये वैलिड होगा, अमेरिका इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानेगा। जेडी वैंस बार बार इस चीज को रीएटिरिएट कर चुके हैं, कल के इंटरव्यू में भी रीएटिरिएट कर चुके हैं कि लेबनान वाज नेवर अ पार्ट ऑफ टॉक्स। हम कहीं ना कहीं, मैंने जैसे पहले भी बताया, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना केवल सोशल मीडिया के थ्रू बट वैसे भी जो क्रिएट होता चला आ रहा है, तो पाकिस्तान इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। इस शक की सुई में जो पूरी छवि है वो पाकिस्तान अपनी खराब करते जा रहा है मध्यस्थता वाली, जो कि पहले से जी। हाँ मुकीम जी आऊंगी आपके पास, मुस्कुराहट की वजह भी बताइएगा। मुझे हंसी आ रही है, ये मलका जी जो है ना घूम घूम के यही वाला कान पकड़ रही है। अच्छा जी वो, अच्छा मुझे ये बताइए लबनान के वजीर आजम का नाम क्या है? मलका जी बताइएगा जरा, सर्च किए बगैर। नवाफ सलाम। यार मलका जी से पूछा है मैंने, आपका तो मुझे पता था, आप बता देंगे। अरे मेरे ख्याल से साहब, आप लोग सोशल मीडिया की पॉलिसी खेलते हैं ना, डिप्लोमेसी, जियो पॉलिटिक्स, पहले तो आप लोग सही करिए ना, अपने न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते नहीं है। रिपब्लिक डे का आप हवाला देते हैं, आप बोलते हैं हमारी रिपब्लिक डे हुई है, हमारे इसका नाम बता दीजिए। देखिए क्वेश्चनेयर करने में फैक्ट्स पे बात करिए,
आपकी रिपब्लिक डे परेड कैंसिल हुई है नहीं हुई है, मैं तो आपके यहाँ का सवाल पूछ रही ठीक है हूँ, मुकीम जी, ठीक है। मैं अब्बास जी, अब्बास जी मैं अपने आपके पास यहाँ आती हूँ, के अब्बास जी मैं बैठे आपके पास आती हूँ। अगर मान लेते हैं 1% भी अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? ईरान का अगला कदम ये है कि हमें तैयारी है पूरी तरह से। अगर जंग होती है, अगर अमेरिका अटैक करता है, देखिए ईरान ने क्या किया कि इस रीजन में जो अमेरिका की बेसेस थी उनको यूज के काबिल नहीं छोड़ा है, वहां से अमेरिकन फौजें भाग गई, बाहर चले गए हैं वो। 13, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, सब देख सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे रिपोर्ट किया है। और अब उसकी वो भी आ रही है, क्या कहते हैं, अब तो फुटेज भी आ रही है। आज अल जजीरा ने कुछ चीजें भी उसकी जारी कर दी, और उदैद की जो बेस थी उसकी चीजें जारी कर दी। तो ये फोर्सेस वहां से भागी हुई हैं। ईरान के लिए यह है कि अगर हमला दोबारा शुरू होता है तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। इन बेसिस को निशाना तो बना चुके हैं। अब जो अमेरिका का इन्वेस्टमेंट जहां पर है, जिन बड़ी फैक्ट्रीज में हाईटेक कंपनीज को आखिर में ईरान ने निशाना बनाना शुरू किया था, तो वो उधर आगे जा रहे हैं कि हमें जो अमेरिका को टेक्नोलॉजी के जो वो है फैक्ट्रीज हैं उनको निशाना बनाना है, कॉर्पोरेशंस हैं, और एनर्जी जो सेक्टर जिसमें अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है उसको बनाना है। और एक बड़ा लीवरेज जिसकी तरफ इशारा किया था पाकिस्तान से जो हमारे पैनलिस्ट हैं सर, बाबुल मंदब, ईरान के पास ये है कि अगर हम पे दोबारा अटैक होता है तो हम इसके साथ साथ उसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर एक अब्बास जी फटाफट एक और सवाल आपसे, क्या बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए भी ईरान रेडी है? बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए तो ईरान में बेचैन है कि अगर ये जमीन पर आ जाते हैं तो असली लड़ाई तो हमारी वहां होगी। मैं जो देख रहा हूँ ना कि यहाँ पर कि भाई असली ये जमीन पर उतर आए तो फिर असली मुकाबला, ये तो बहुत पहले से तैयार है इसके लिए अमेरिकन से लड़ने के लिए। ठीक है संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। बूट्स ऑन ग्राउंड की सर कितनी पॉसिबिलिटीज है? क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल भी हो सकता है, पाकिस्तान के सरजमी का इस्तेमाल भी बूट्स ऑन ग्राउंड में हो सकता है? देखिए मुझे नहीं लग रहा है कि बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे, क्योंकि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड हो गए तो अमेरिका फिर लंबी जंग में फंस जाएगा। क्योंकि जिस तरह से ईरान की टेरेन है, मैं IRGC की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेरेन की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ का पहाड़ी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस को ऑपरेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। और कोई लॉजिस्टिक सस्टेनेंस देखिए कहाँ पहुँच जाएगा। अमेरिकन बेसिस को ये आसपास तो है नहीं। आप अगर वहाँ पे जाके जंग लड़ेंगे तो आपको लॉजिस्टिक सस्टेनेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइप की लंबी जंग लड़ने के लिए। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा। दूसरा, बॉडी बैग्स नहीं चाहता है अमेरिका, वहाँ की एक पॉलिसी है। तो ये भी एक ट्रंप के लिए बहुत सोच की बात है। तो इस वजह से बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे। हाँ, स्पेशल ऑपरेशन जरूर, एयरबोर्न ऑपरेशन हो सकते हैं। जो पैराट्रूपर्स होते हैं, जैसे उनके मरीन्स हैं, नेवी सील्स हैं, वो सब एम्प्लॉय होंगे, पर वो स्पेसिफिक एरियाज के लिए होंगे। वो पूरे ईरान में आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करके वहां पे आप टिक सकते हैं। बिल्कुल संजय जी, और देखने वाली बात यही होगी कि आज के इस पूरे बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। वक्त की बेहद कमी है। संजय जी, मलिका जी, अहमद जी और मुकीम जी, आप सभी ने बहुत कीमती वक्त न्यूज़ इंडिया को दिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का। फिलहाल रुकते पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।